सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। देखिए, अभी मैंने आपको घटना सुनाई थी 1907 की, कि पुणे के अंदर कांग्रेस का सेशन होना था। उस सेशन को कहाँ शिफ्ट करवाया गया? सूरत में शिफ्ट करवाया गया। अब जो गरम दल और जो नरम दल के नेता थे वो अलग अलग हो गए थे। तो जो मदन मोहन मालवीय हैं, ये बहुत शांत व्यक्ति थे। इन्होंने उन एक्सट्रीमिस्ट को चुप करवा दिया था। शांत हो जाओ, मत लड़ो यहाँ पे, ठीक है जी। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब आगे होता है तो ये हरिद्वार में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण थे बाय कास्ट ये। और आपने हर की पौड़ी पे वो देखी होगी आरती होती हुई, देखिए बेटा, बहुत फेमस आरती हर की पौड़ी पे। ये इन्होंने स्टार्ट करवाई थी, मदन मोहन मालवीय जी ने स्टार्ट करवाई थी। ये कहते थे कि हमें बच्चों को अपने पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो इन्होंने पैसा इकट्ठा करा, उस जमाने के अंदर 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी बनाई थी उस जमाने में। ठीक है जी, बहुत काम करा। इन्होंने एक संस्था बनाई बेटा 1915 के अंदर। उसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा। क्या नाम है? अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसे साल 1915 में बनाया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ये लॉर्ड हेडिंज के टाइम की घटना है। मैं आपको एक घटना पहले बताऊंगा। अच्छा, पहले इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम तो बाद में बदला है। इसका पहला जो नाम था उसका नाम था सर्वदेशिक हिंदू सभा। तो बाद में ये क्या बनी है? अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है जी, अखिल भारतीय। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा वाज फाउंडेड बाय पंडित मदन मोहन मालवीय, और 1915 के अंदर इसको बनाया गया था। ठीक है जी। तो ये 1916 के अंदर एक संस्था बनाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पेपर में सवाल आता है पैसा कहां से इकट्ठा करा। तो ये बनारस गए थे। बनारस का जो उस समय का राजा था उसका नाम था महाराजा ऑफ दरभंगा, रामेश्वरम सिंह, उसके पास गए थे। और उसको कहा कि साहब हम पैसे दे दो, हमें यूनिवर्सिटी बनानी है। तो उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। पहले तो मना कर दे, बाद में मान गया था। वहां से बनती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 के अंदर। देखिए, किसी भी अगर यूथ को सही करना है तो यूथ को एक ही चीज ठीक किया जा सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, सिर्फ एजुकेशन। आज भी और उस जमाने में भी अगर आप लोगों को एडुकेट करते रहोगे तो वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। वो आपसे पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। समझ गए ना बात का मतलब? इसलिए स्कूलों को बनाया जाता है। वो तुमसे सुनो ना, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो तुम्हारे दिमाग को चलाता है। समझ गए ना? अब तुम जिम जाते हो, अब तुम बोलोगे भाई डंबल क्यों उठा रहा हूं मैं, तो डंबल उठाओगे तभी तो बॉडी बनेगी। फिजिकल फिजिकल गेन आप ले सकते हो, मेंटल गेन नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, विजडम कांट बी परचेज्ड। तो 1960 के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद और भी कुछ बनाते हैं वो, जैसे वो बनाते हैं द भारत स्काउट एंड गाइड्स। ठीक है जी। और आप समझते हैं ना स्काउट्स क्या होते हैं, वो जो ट्रेनिंग करते हैं मिलिट्री वगैरह की, वो बनाते हैं। उसके बाद वो इंग्लिश न्यूज़पेपर चलाते हैं द लीडर। उसके बाद वो इतना अच्छा लिखते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर वो एडिटर बनते हैं। ठीक है जी। और उस समय जो हिंदुस्तान टाइम्स था ना, बहुत ही देशभक्ति वाले लिखता था बातें वगैरह। इनको जो महामानव का टाइटल दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था, उन्होंने बहुत महान काम करे हैं। और साल 2019 के अंदर, 2014 के अंदर भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दी। ठीक है जी। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 दिए थे अवार्ड्स, जिनमें से एक नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न इनको मिला है, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय। 1915 के अंदर महात्मा गांधी भारत में आए थे। देखिए 1900 अगली घटना क्या हुई, भारत ने 1915 के अंदर ही आया। तो आप ऐसे याद कर लेना बेटा, जब महात्मा गांधी आया तभी पंडित जी ने हिंदू महासभा बनाई थी। ठीक है जी। महात्मा महासभा मालवीय, महात्मा महासभा मालवीय, 1915 के अंदर। 1916 में बनी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर होती है। तो वर्ल्ड वॉर भी किसके टाइम पीरियड में चल रही थी? लॉर्ड हेडिंज के टाइम पे ही चल रही थी। अब हम आपको यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद होगा, गदर मूवमेंट एंड कोमागाता मारू इंसिडेंट्स और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, लेकिन यहाँ पे अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये क्या है? गदर मूवमेंट है, और कोमागाता मारू इंसिडेंट है, और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है। इसको आपको बहुत डिटेल में समझना है कि ये क्या था और ये क्यों हुआ, क्या रीजन थे इसके पीछे, वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा।
देखिए आपको पता होगा उस जमाने के अंदर लोग भारत से बाहर जाना चाहते थे, मालूम है ना आप लोगों को। बहुत से भारतीय इतना परेशान हो चुके थे कि वो बाहर जाना चाहते थे। एक्चुअली जो अमीर थे वो उनका तो आना जाना लगा रहता था। अब कुछ ऐसे भी जो थे जिनको अंग्रेज अपने साथ ले जाते थे, जाओ जाके लड़ो, समझ गए ना। तो वो किसको लड़वाते थे, जैसे मान लो पंजाब से लेके जाते थे वो लोग, पंजाब की रेजिमेंट्स को। इसीलिए जो सिख पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा बाहर गई है, समझ गए ना। उनके जाने का पूरी दुनिया के अंदर सिख पॉपुलेशन है, कैसे फैली है, ऐसे फैली क्योंकि उनको वो कौम चाहिए थी जो लड़ाई झगड़े कर सके और वो लॉयल भी हो। ठीक है जी। अब जब उनको अफगानियों से लड़ना होता था वो खुद इतना डरते थे अंग्रेज। ठीक है, और यहाँ पे किसी को पंप करना कितना आसान है लड़ने के लिए हिंदुस्तान में। वो तर्क थोड़ा देते हैं, लड़ना है लड़ो। आज भी भारतीय फौज में कितनी बड़ी परसेंटेज सिख की है, सिख रेजिमेंट कितनी बड़ी रेजिमेंट है ना। अब यहाँ से ये लोग जाते थे, यहाँ से इनके इंडिया के कनाडा से रूट बने हुए थे, आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे जा रहे हैं। ऐसे ही इनमें से ना दो व्यक्ति कनाडा में जाते हैं, ठीक है जी, वैंकूवर में जाते हैं दो व्यक्ति। ठीक है जी। तो कहते हैं कि 1903 से लेकर 1913 तक लगभग 10,000 लोग जो हैं पंजाब का जो रीजन था वो जाते थे, कहाँ पर जा रहे थे आपका, उधर जा रहे थे, किधर, कनाडा की तरफ जा रहे थे। दो उसमें से सिख बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी, दो इंपॉर्टेंट सिख हैं, एक का नाम है तारकनाथ दास और दूसरे का नाम है जीटी कुमार। ठीक है जी। ये दोनों कनाडा जाते हैं, वैंकूवर में उतरते हैं। अब वहां पर ना भेदभाव किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। किसी भी जो व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अरबों को देखा है आपने, अरबों को, अरब के लोग होते हैं, वो व्हाइट कलर का एक लंबा सा वो पहनते हैं। आप किसी भी अरब को दूर से पहचान लोगे ना कि अरबी है ये, समझते हो ना। मान लो कोई लड़की है हु इज वेयरिंग ए बुरखा, हिजाब, तो आप कहोगे ना वो मुसलमान ही है वो। किसी लड़की ने अगर साड़ी पहनी हुई है 90% वो हिंदू रिलीजन से ही आती होगी। इस बात समझते हो ना, इस बात को थोड़ा सा तो। मान लो किसी ने अगर टर्बन वेयर करी हुई है तो वो सिख होगा, किसी ने वो मुस्लिम टोपी पहनी हो तो वो मुसलमान होगा। ऐसे हम लोग जज करते हैं ना, यही बात है ना। और तो कुछ नहीं है। जैसे मान लो किसी ने मूछ कटवा के दाढ़ी रखी हुई है तो मुस्लिम ही होगा। हम दाढ़ी से, बालों से, कपड़ों से किसी से भी भेदभाव करके बता सकते हैं कि वो किस धर्म और किस जात से या किस ब्लड लाइन से, कहां से वो आता है, यही है। उस जमाने में इन दोनों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ कनाडा के अंदर। इनको बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ा। किसको, तारकनाथ दास को और जीटी कुमार को। तो ये वैंकूवर के अंदर जो वहाँ पे आपका कनाडा के अंदर जब थे वो लोग, तो वहां पर इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर चालू करा जिसमें वो लिखते थे कि हम ऐसे आज़ादी नहीं पा सकते, अगर हमें आज़ादी पानी है तो भाई हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है जी। और लोग बड़ा इनसे सुनते थे। फिर इनको परेशानी आने लगी और इनको बड़ी दिक्कत आने लगी, कनाडा के अंदर बवाल मचा। और कनाडा से कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए बेटा, सियाटल चले गए। वैंकूवर से कहाँ चले गए, सियाटल चले गए। और वहां पर उन्होंने क्या बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया। तो ये पहले कनाडा में थे, कनाडा से कहाँ चले गए बेटा, यूएस से आपका चले गए। वहां पर जाकर ये क्या बनाते हैं, जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें मिल के। इनको ऐसा लगता था कि हमें, हमारे साथ भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आज़ाद नहीं है। आज आप किसी भी पाकिस्तानी से बात कर लो, जब वो पाकिस्तान वाला बंदा बाहर जाता है वो कहते हैं भारत से आया हूं, क्योंकि भारत की रिस्पेक्ट है, पाकिस्तान की नहीं है। सब कहते हैं भैया तो टेररिस्ट वाली कंट्री है, ऐसे तो बोलते हैं। जैसे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, इंडिया आज कहाँ पहुंच गए, ये बोलेंगे भाई ये इनके वहां तो टॉयलेट भी नहीं बने अब तक। ऐसे है ना, हमें बोलते हैं कि वी आर डर्टी, आज भी हम स्नेक से पैसा कमा रहे हैं, ऐसी चीज है। ठीक है जी। वहां पर एक पॉलिटिकल एक वो बनता है, उसको बोलते हैं हिंदुस्तान एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल एड। क्या बनाते हैं, हिंदुस्तान एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल एड। तो ये जितने भी वहाँ के जो सिख गुरुद्वाराज हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं, वो सब मिलके काम करते हैं कि भैया हम पैसा इकट्ठा करेंगे और वी विल फाइट अगेंस्ट दिस। ठीक है जी, वी विल फाइट अगेंस्ट दिस। अब तारकनाथ दास बनाते हैं आपका फ्री हिंदुस्तान, एक न्यूज़पेपर चलाते हैं। और जीटी कुमार क्या बनाते हैं, स्वदेश सेवक। ठीक है जी। तो तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान और ये क्या नाम है, स्वदेश सेवक। उनके अंदर ये अपने लेख वगैरह लिखते हैं, सब कुछ उनको बताते हैं। अब उसके अंदर ना वो एक चीज को बताते हैं, दैट इज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस।
मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में 3 बार दरबार लगा, याद है आपको? एक बार तो तब लगा जब भारत में अकाल पड़ा हुआ था, और वो लॉर्ड लिट्टन अपनी बुआ को बिठा के बैठा था यहाँ पर, याद आया? जो दूसरे वाला था ना, वो इतना कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय को आया ही नहीं था, क्वीन ने मना कर दिया था आने से। जो तीसरे वाला था ना, उसके अंदर किंग जॉर्ज 5 आया था। कौन आया था? किंग जॉर्ज 5 आया था। अगर आप कभी इंडिया गेट जाओ ना, पहले उसकी मूर्ति लगी थी वहां पे, किंग जॉर्ज 5 की। उसी के लिए इंडिया गेट बनवाया था भाई यार है। तो किंग जॉर्ज 5 को मारने का प्लान था। हाँ, किंग जॉर्ज 5 को जो है मारने का जो था वो प्लान था। ठीक है जी, ये आपको बताऊंगा अब दिल्ली। तो एक ना बहुत ही एक बड़ा व्यक्ति था, लाला हरदयाल। बहुत बड़ा बंदा, बहुत रिच बंदा, बहुत पैसे वाला बंदा। और उसका एक ही एम था कि मुझे भारत को आजाद करना है। ठीक है, भारत को आजाद करना है। तो हरदयाल साहब 1911 के अंदर कैलिफोर्निया जाते हैं, और वो टीचर होते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। समझ गया ना? एक बार सोच के देखो, मैं 1911 की बात कर रहा हूँ, और वो व्यक्ति स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर लेक्चर आ रहा है। लेक्चर आ रहा है। कोई वो छोटा मोटा बंदा नहीं रहा होगा उस टाइम के अंदर। ठीक है जी, ठीक है जी। तो वो बताता है किस तरीके से कि लॉर्ड हेडिंज को मारने का क्या प्लान था, जो वॉइस रॉय था उस टाइम का, कि 1912 में जो घटना हुई, तो वो बताता था कि कैसे भारत में अंदर लोगों को आना चाहिए, यहाँ से लड़ना चाहिए, इनसे अंग्रेजों से लेना चाहिए। ठीक है जी। और उन्होंने क्या बनाया, एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा जिसका नाम था युगांतर सर्कुलर। ये आपने पढ़ना है कि लाला हरदयाल ने कौन सा न्यूज़पेपर चलाया, युगांतर सर्कुलर। ये इतना फैल गया कि पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जाने लगा, और इसकी 20 लाख कॉपियां बिकती थी एक महीने के अंदर लगभग। तो लाला हरदयाल लाल ने कौन सा न्यूज़पेपर चालू करा है, युगांतर सर्कुलर। तो ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, पहले हम आपको ये पढ़ा देते हैं। पहले ये पढ़ाता हूँ आपको। ये पहले मैं पढ़ाता हूँ दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या था। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में क्या था, दिल्ली में दरबार लगना था। किसने आना था? किंग जॉर्ज 5 भाई ने हमारे पास आना था। तो किंग जॉर्ज 5 ने आना था। उस समय भारत का वॉयसरॉय कौन था? उस समय भारत का वॉयसरॉय था लॉर्ड हेडिंज। हमारा ये प्लान था कि हम लॉर्ड हेडिंज को मार देंगे। 3 हुए टोटल मिलाकर, 1877 के अंदर, 1903 के अंदर, 1911 में। भारत में 3 बार लगे हैं, दरबार लगे हैं। 1911 के अंदर आया था किंग जॉर्ज 5, इंडिया गेट के पास आया था, और प्लान ये था कि इसको मारेंगे, लॉर्ड हेडिंज को मार देंगे। लेकिन इस प्लान के अंदर जो होता है, फिर लोग पकड़े जाते हैं, तो मार नहीं पाते हैं। तो जब वो इंडिया के अंदर आया था, उसने पता है एक काम तो ये करा कि कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली। तो 1911 के अंदर दिल्ली कैपिटल बनी है भारत की। और उसके बाद जो वो हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वो उसने खत्म कर दिया था। ठीक है जी। तो ये 2 बड़े प्लान थे। तो ये थे हार्डिंज, लॉर्ड हेडिंज। तो इनको मारने का प्लान था कि हम इस वॉइस रॉय को ही मार देंगे, और इनके ऊपर कार्रवाई, बम भी फेंका था। एक सेल्फ मेड बम था, इसको फेंका गया था। उनका नाम था अंशुला समिति, जो थी उनका जो बंदा था, बसंत कुमार विश्वास। क्या नाम था? बसंत कुमार विश्वास। इसके पीछे सारा जो दिमाग था वो किसी और व्यक्ति का था। ठीक है, वो थे राज बिहारी घोष। ठीक है जी, राज बिहारी घोष थे जिनका प्लान था ये। ठीक है जी, ये है राज बिहारी घोष। याद है आपको ये राज बिहारी घोष? तो मॉडरेटर्स के जो वो थे। हाँ। तो ऐसे हाथी जा रहा था, ऐसे करके बम फेंका, लेकिन ये बच गया। चांदनी चौक के पास की घटना थी, ये बच गया। तो राज बिहारी घोष थे। अब ये बात ना युगांतर में लिखी जाती थी कि कैसे देखो राज बिहारी घोष ने, जो लाला दयाल लाल चला रहे थे, कैसे 1912 के अंदर देखिए उन्होंने कैसे उनको बम फेंका, कैसे उनको मारा, है ना? तो यार एक छोटी सी चीज समझो, जब मैं आपको चीजें, जैसे तुम मान लो तुमने वो मूवी देख ली एक था टाइगर, तुम तो कहोगे मम्मी मुझे कल आईबी का अफसर बना दो, रॉ का अफसर बना दो, यही कहोगे? ये तुमने दबंग मूवी देख ली, मम्मी मेरे को पुलिस वाला बनना है। तुमने देख ली मर्डर मूवी, तुमने भाई इमरान हाशमी बन जाना है कल को। समझ रहे हो ना बेटा? तो फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है बेटा, फिल्मों का बड़ा योगदान। अब उस जमाने के अंदर जब वो लोग पढ़ते थे, तो उनके अंदर भगत सिंह को कोई सपना थोड़ा आया था कि मुझे लड़ना है। उसने तो रेवोल्यूशनरीज को पढ़ा है, पढ़ा तो उसको आइडिया है कि यार मेरे को रेवोल्यूशनरी बन रहा है। ठीक है जी। तो 1915 के अंदर जो बसंत कुमार विश्वास था, उसको फिर जेल में फांसी दे दी बेचारे को। वो ज्यादा टाइम नहीं लगाते थे फांसी देने में। अगर फांसी हुई तो फटाफट दे के खत्म करो। ठीक है जी, फटाफट दे के खत्म करो। तो 1915 में लगभग 2 ढाई साल बाद फांसी भी दे दी थी उस बंदे को। तो ये बसंत कुमार जो वो बंदा है, इस बेचारे की क्या होती है बेटा, डेथ हो जाती है, इसकी फांसी से डेथ हो जाती है। अब समझ में आ गया बेटा क्या था?
अब आपको समझ गया कि युगांतर क्या है बेटा, यहां तक युगांतर क्या है बेटा। तो ये है युगांतर आश्रम, ये सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था और इस तरीके का उर्दू का पेपर होता था। बाद में लाला हरदयाल साहब जब आते हैं तो वो इसको चेंज करते हैं और इसको नाम दिया जाता है गदर पार्टी। गदर का मतलब होता है जो बंदा रेवोल्यूशन लेके आता है। गदर एक प्रेम कथा सुनिए ना आपने, रेवोल्यूशन लेके आता है। ठीक है, गदर पार्टी बनती है और उनके जो पहले हेड होते हैं वो होते हैं सोवन सिंह पखाना। जो फर्स्ट हेड होते हैं वो बनते हैं सोवन सिंह पखाना, लेकिन जो पार्टी बनाई गई है वो किसके द्वारा बनाई गई है, लाला हरदयाल लाल के द्वारा। इसका पहला नाम था द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। उसके बाद युगांतर आश्रम कहाँ बना है, सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया है। युगांतर आश्रम बेटा सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया है। एंड दिस पार्टी वाज एम टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है जी, ये है गदर पार्टी। अब देखते हैं बेटा गदर पार्टी में और क्या होगा फिर आगे जाके। कुछ इस तरीके से स्लोगन होते थे। ठीक है जी, बहुत बिकता था पेपर, बहुत बिकता था। ठीक है, अंग्रेज राज के दुश्मन, वांटेड ब्रेव सोल्जर, इस तरीके से सब लिखते थे। और जो सोहन सिंह सखाना, जो सोहन सिंह बखाना थे, वो पहले जो बनते हैं, क्या बनते हैं, हेड बनते हैं। तो इन द ईयर 1913 सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर पार्टी बन जाती। ठीक है जी, तो ये थी गदर पार्टी। अब हुआ क्या गदर पार्टी के अंदर, अब आपको समझाते हैं कोमागाता मारू इंसिडेंट। बहुत अच्छा इंसिडेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होगा कि वहां पे रेवोल्यूशनरीज चाहिए। आपने उधम सिंह के बारे में सुना है? उधम सिंह को कैसे वो इंग्लैंड जाता है मारने के लिए, उसको जनरल ओडायर को मारने के लिए जाता है। तो उस टाइम पे रेवोल्यूशनरीज को इकट्ठा करके या लोगों को इकट्ठा करके, मैं तो उस टाइम पे था नहीं, अंग्रेज ये कहते हैं कि सारे के सारे रेवोल्यूशनरीज थे। तो सिंगापुर का एक बंदा होता है बाबा गुरजीत सिंह, वो एक जहाज को लेता है जिसका नाम होता है कोमागातू। तो ये चाइना के थ्रू सारे लोगों को इकट्ठा करता है, हांगकांग से लोगों को इकट्ठा करके लगभग 300 साढ़े 300 बंदे कनाडा जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम्स आर सिख। ये कहाँ जाते हैं, कनाडा जाते हैं। कनाडा की सरकार कहती है जी हम तो रखते हैं तुमको, तुम कहां से आ गए हो। ठीक है जी, तुम कहां से आ गए हो। लगभग बेचारे 40 से 50 दिनों तक वहां ही रहते हैं। लगभग 40 से 50 दिनों तक वहां पर ये रहते हैं। दोबारा से इनको इंडिया भेज दिया जाता है, क्योंकि जो बाकी कंट्री से जहां से ये आए थे, चाइना हांगकांग से आए थे या बाकी, उन्होंने भी लेने से मना कर दिया। अब ये बाय फॉल्ट इंडियंस थे, अब ये आए। अब गवर्नमेंट को ये बात पता थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि भाई ये हमसे विद्रोह करके गए हैं, तो यहाँ आएंगे तो भी विद्रोह ही करेंगे। तो इनके साथ बहुत ही गलत बिहेव करा गवर्नमेंट के लोगों ने। इन्होंने क्या करा, 27 सितंबर को इनके ऊपर गोलियां चला दी। ठीक है जी, तो कोमागातू मारुव जो है वो कलकत्ता के अंदर आता है और ये क्या करते हैं, उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं। ठीक है जी, क्या कहलाते हैं बेटा, गोलियां चला देते हैं। उसके बाद क्या होता है, गदर म्यूटनी देखने को मिलती है, क्योंकि लोग बड़े परेशान होते हैं यार कि तुम निहत्ते लोगों पे गोलियां चला रहे हो। तो उसके बाद गदर की म्यूटनी होती है। इसमें यह कहा जाता है कि जितने भी लोग हैं जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर हैं वो सब रिवॉल्ट कर दो। द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन फरवरी 1915 टू एंड द ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो उस समय वर्ल्ड वॉर वन का टाइम चल रहा होता है। और ये थी गदर पार्टी। फिर बाद में गदर पार्टी बेटा पूरी तरीके से फिर वो खत्म हो जाती है। राज बिहारी बोस जापान चले जाते हैं। भारत के अंदर एक नया एक्ट आता है, दैट इज रॉलेट एक्ट, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो फिर ये बाहर चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं और इनके ऊपर फिर बहुत सारे केसेस चलते हैं, फिर बहुत टफ रहता है। तो ये था कोमागातू मारू इंसिडेंट, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। क्या हुआ, युगांतर आश्रम कहाँ पर था, युगांतर आश्रम क्या करता था, इसलिए था। तो ये मैंने आपको पढ़ाया। ये थे लॉर्ड हेडिज के टाइम पीरियड की घटनाएं। ठीक है जी, लॉर्ड, एक घटना और भी बेटा, एक और घटना भी है। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर बना हुआ है, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, इससे पहले दुरंत लाइन आई थी अफगानिस्तान और इंडिया के साथ में, दुरंत कमीशन बनाया था ना आपका बेटा, वैसे एक मैकमोहन जो लाइन थी, ये हेनरी मैकमोहन ने बनाई थी। ये भी हेडिज के टाइम पे आया था। इसको चाइना नहीं मानता। ठीक है, इसे चाइना बिल्कुल भी नहीं मानता, मैकमोहन लाइन को चाइना बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ये थी मैकमोहन लाइन, ये भी हार्डिंज के टाइम पे बनी थी। ठीक है जी, तो दिल्ली दरबार 1877 में लगा था, 1903 में लगा था और 1911 के अंदर लगा था। मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, 1911 के अंदर लगा था। 3 दिल्ली दरबार लगे भारत के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया।